हाय गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज डिस्कस करेंगे डायनामिक केबल्स को। कोई प्लान नहीं था मेरा डिस्कस करने का, लेकिन कल किसी ने यूट्यूब में मुझसे पूछा था कमेंट करके कि क्या स्किपर जिस टेल विंड से स्किपर को बेनिफिट हो रहा है, तो क्या वही टेल विंड्स डायनामिक केबल्स में भी हैं। तो मुझे लगा यार डायनेमिक केबल्स को भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। मैं इसीलिए इसको डिस्कस नहीं करता था। बाय द वे, ये है अच्छी कंपनी, छोटी कंपनी है, अभी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ग्रो बहुत अच्छे से कर रही है। होता ही है, अगर छोटी कंपनी है तो वो अच्छे से ग्रो करती है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, बिकॉज ट्रांसमिशन सेक्टर में और जो ये पावर ट्रांसमिशन जो ये केबल बनाती है, तो वहाँ पे तो है ही बहुत सारा टेल विंड है, तो कंपनी काफ़ी टाइम से अच्छा कर रही है। मुझे बस यही प्रॉब्लम था कि ये आके अर्निंग्स कॉल नहीं करता था। इसका जो मैनेजमेंट है बस रिजल्ट बताता था। उससे हमें ज़्यादा, मुझे एटलीस्ट पर्सनली बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, अब इतने बड़े इन्वेस्टर तो मैं हूँ नहीं, या जो मेरा ऑडियंस देख रहा होगा, इतने बड़े तो हम हैं नहीं कि जाके मैनेजमेंट से 1 to 1 बात करें, पूरा डिटेल में समझें आपका क्या प्लान्स है, क्या प्रोडक्ट निकालेंगे, मार्जिन्स को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, कमोडिटी में आपका कमोडिटी फ्लक्चुएशन से एल्यूमिनियम के प्राइस ऊपर नीचे जाएँ या कॉपर के प्राइस ऊपर नीचे जाएँ तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है, आप ई बीम टेक्नोलॉजी निकालेंगे या नहीं, कब निकालेंगे, सोलार केबल कब निकालेंगे, रिन्यूएबल में आपको कैसा फ्यूचर लग रहा है, और सेमीकंडक्टर में कैसा लग रहा है, डेटा सेंटर में कैसा लग रहा है। बहुत सारे मूविंग वेरिएबल्स होते हैं जिनका आंसर नहीं होता है इफ़ द मैनेजमेंट इज़ नॉट डूइंग इट्स अर्निंग्स कॉल। लेकिन इस बार इन्होंने मेडन इनका फर्स्ट अर्निंग्स कॉल किया था Q2 FY24 में, तो इसके अभी काफ़ी सारे इंसाइट्स हैं। और यूजुअली होता भी है, अगर आपका मेड इन कॉल है या आप बहुत टाइम बाद कॉल कर रहे हैं, अर्निंग्स कॉल एक आपने बिठाई है इन्वेस्टर्स के साथ, तो आप बहुत सारे इंसाइट्स भी देते हैं। तो इसका डिस्कस करेंगे, बिजनेस मॉडल इस कंपनी के बारे में कैसा है, मुझे कैसी लगती है। मुझे तो ऑब्वियसली अच्छी लगती है कंपनी। और कल मैं देख रहा था, जब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसके बाद इसका रिसर्च किया और देखा परसों 7% गिरा था ये फ्राइडे को। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया एज ऑफ नाउ कि ये क्यों गिरा। ठीक है, लेकिन अच्छा है, अच्छी कंपनी जब ऐसे 7-8% गिरती है तो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाती है खरीदने के लिए। तो इसके प्रोडक्ट रेंज आप देखो अपनी स्क्रीन पे। ये पावर केबल्स बनाती है, मैंने आपको बताया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स, जिसमें पावर केबल्स होती हैं जो आपके एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम सोर्स टू लोड। और जैसे आप देखेंगे केबल्स भी ये बनाती है, चाहे वो कंट्रोल केबल्स हो चाहे पावर केबल्स हो। कंट्रोल केबल्स आपकी बेसिकली सिग्नल को सेंड करती है टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एन इक्विपमेंट। तो वो उस टाइप की केबल बनाती है, उसे हम इंस्ट्रूमेंटेशन केबल भी कहते हैं। फिर रेलवे सिग्नलिंग केबल्स भी बनाती है। अपने स्क्रीन पे आप देखते रहो, सारी आप पढ़ लो। आर्मर्ड पावर केबल, 66 वॉट पावर केबल, 66 वॉट आपके हाई वोल्टेज में आ जाती है। और हाई वोल्टेज या फिर हाई टेंशन एक ही चीज़ है, लो वोल्टेज लो टेंशन एक ही चीज़ है। तो हाई वोल्टेज में ज़्यादा आपको आप कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा प्रीमियम हो गया। इफ़ इट इज़ अ हाई वोल्टेज प्रोडक्ट, हाई वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज में तो हर कोई, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कमोडिटाइज्ड हो गया, हर कोई वो बना सकता है। तो जितना आप हाई वोल्टेज बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होने का एक बेनिफिट आपको लगेगा कि बेनिफिट रहता है। बाकी लो वोल्टेज की भी बनाती है ऑब्वियसली, लेकिन इसका अगर मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा तो हाई वोल्टेज का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, 50% से ऊपर है। तो दैट्स अ वेरी, आई थिंक 60% से ऊपर है, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। जितना आपके पोर्टफोलियो में हाई वोल्टेज के प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो उतना आपको कंपटीशन कम मिलेगा। और कंपेयर टू लो वोल्टेज, कंपटीशन तो है हाई वोल्टेज में, लेकिन लो वोल्टेज में तो आप भूल ही जाओ, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बिकॉज एवरीबडी कैन मेक इट ना, तो इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा होता है। फिर इसका थोड़ा सा सेगमेंट आता है कंडक्टर्स का, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसने डिपेंडेंसी कंडक्टर वाले सेगमेंट में धीरे धीरे कम कर दिए, बिकॉज अगेन मार्जिन्स नहीं है, हर कोई बना रहा है। अब ऐसा तो नहीं है, ये देखो आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड लाइन में ACSR कंडक्टर्स, जो मैंने बहुत बेसिक कंडक्टर्स जो आप देखते हैं ट्रांसमिशन टावर्स में, जिसमें एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, स्टील रीइंफोर्समेंट, बीच से स्टील रीइंफोर्समेंट होता है ताकि उसमें सैग ना आए, झुलाव ना आए उसमें कंडक्टर में। तो वो तो बहुत बेसिक कंडक्टर्स हैं। अब जैसे मैंने अपार के केस में डिस्कस किया था, वो कंडक्टर्स बनाती है, लेकिन वो AL59 कंडक्टर्स भी बनाती है, जो थोड़ा थोड़ा नहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी लगती है। आपको एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो हर किसी कंपनी के बस का वो बात नहीं है। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे लिखा भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि AL59 कंडक्टर्स बनाती है। ठीक है, अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, सिंस मैं आपको बता रहा हूँ और आप
बहुत सोर्सेज से पढ़ेंगे, इट्स नॉट कि सिर्फ मैं आके आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ेंगे। जो रीन्यूएबल एनर्जी है वो गीगावाट, उसमें बहुत एक्सपेंशन होने वाला है। जो सोलार कैपेसिटी है, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे सिर्फ सोलार का हो, चाहे विंड प्लस सोलार हो, जिसको हम हाइब्रिड कहेंगे, तो उससे भी जब हमको पावर इवैक्यूएट करके ग्रिड पे लेके जानी है तो हमको हाई वोल्टेज केबल्स चाहिए, पर्टिकुलरली डीसी पावर केबल्स चाहिए। चाहे आपको प्लांट, सोलार प्लांट में ही जो भी केबलिंग का रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए भी आपको डीसी सोलार केबल चाहिए। उसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है, बट करंटली इस कंपनी ने बताया नहीं है कितना, बिकॉज अभी जस्ट इसने लॉन्च किया है। BIS सर्टिफिकेशन भी इसको अभी मिला नहीं है, वो भी मिलने वाला है इसको। तो अभी हमको आगे जाके देखना पड़ेगा कि कैसे किस तरीके से इसका डिमांड आता है, बिकॉज अभी अभी तो इसने प्रोडक्ट निकाला है, तो 1-2 क्वार्टर्स में पता चल जाएगा इसका सोलार केबल वाला कैसे करता है। अच्छा करना चाहिए, बिकॉज पूरे इंडस्ट्री में टेलविंड है। ठीक है, अभी आपने इसके प्रोडक्ट समझे, इसकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप वैसे देख लो, बिकॉज Q2 का मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप FY24 तक आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली 2020 से और 24 तक इसने लगातार ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। ट्रेजेक्टरी इसकी वही है, 18-20% से कैगर इसका ग्रोथ कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, लेकिन 18-20% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। चाहे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स हों, वो भी ऑलमोस्ट सेम है, 10 से 10.5 के बीच में इसके मार्जिन्स रहते हैं। ज़्यादा स्कोप का आगे भी कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं है, वो तो मैनेजमेंट ऑनेस्टली आके बता रहा है। पैट की अगर हम बात करें तो पैट इसमें मार्जिन्स नहीं लिखे हैं, बट पैट भी इसके अराउंड 5-5.5% के होते हैं। ROCE भी अच्छा है, डेट टू इक्विटी का भी रेशियो इनका अच्छा है। इन्होंने अभी जस्ट Q1 FY25 में 96-97 करोड़ का फंड रेज किया था, QIP। तो उसमें आधा थोड़ा बहुत इन्होंने केपेक्स के लिए डाला 6-7 करोड़, 40 करोड़ इन्होंने वर्किंग कैपिटल के लिए रखा है, और आगे भी ये और केपेक्स करेंगे। उसका कोई प्लान नहीं है इनके, इन्होंने प्लान को डिटेल में नहीं समझाया है क्या केपेक्स करेंगे, बट इनको करना ही पड़ेगा, बिकॉज करंटली अभी जिनका इनका जो ग्रॉस ब्लॉक है वो उसके ऊपर, क्रॉस ब्लॉक क्या होता है, आपके फिक्स्ड एसेट्स कितने के हैं, तो आपके लेट्स से 100 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो ये इनका एसेट टर्नओवर अभी कितना है, 5.5 का या फिर 6 का मान के चलो। तो अगर 100 करोड़ का आपका फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके पास, टोटल एसेट्स मिला के जो ग्रॉस ब्लॉक आपका है, तो आप उन एसेट्स को स्वेट करके, उनको यूज़ करके आप 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वो आपकी कैपेसिटी है। तो इनके पास जितने भी एसेट्स हैं अभी 1000 करोड़ का वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बाकी इनकी 40-45 करोड़ का इन्होंने और केपेक्स किया है, जो Q2 FY26 एक साल बाद आज से वो लाइव हो जाएगा, और उससे बिकॉज 45 करोड़ का किया है तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 40 को 6 से मल्टीप्लाई 250-300 करोड़ का, उससे भी एसेट टर्नओवर इनका हमेशा से यही रहा है। हमेशा मतलब अभी अगर इनका मैं बता रहा हूँ कि 6 का एसेट टर्नओवर है, तो अगर 45 लगा लो, 40 करोड़ का इन्होंने केपेक्स किया, तो ग्रॉस ब्लॉक कितना ऐड हुआ, फिक्स्ड एसेट कितने ऐड हो गए, 40 करोड़ के। अब वो 40 करोड़ पे 6 टाइम्स ही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, मतलब 250-300 करोड़ का रेवेन्यू और जनरेट कर सकते हैं। और विजिबिलिटी भी अच्छी है इनकी, ऑर्डर बुक भी 595 CR की है, हाँ 595 CR की है, और एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ 6 से 9 मंथ का है। तो अच्छा है, विजिबिलिटी दिख रही है क्लियरली हमको, अनटिल ऑनलेस मार्जिन भी अच्छी। कंपनी की अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने आपको पॉलीकैप बताया, KEI बताया, और फिनोलेक्स का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, 12 को उसका रिजल्ट है, तो वो भी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। तो दोनों के केस में हमको एक चीज़ कॉमन मिली कि दोनों के वॉल्यूम्स तो अच्छे से बढ़े, लेकिन मार्जिन्स में दोनों के कंप्रेशन आया, बिकॉज ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हाई थी, और जो ये आपके फ्लक्चुएशन हुआ था एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइस में, वो बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उसको एकदम से पास ऑन नहीं कर पाया। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, बढ़े कम हुए, बढ़े कम हुए। ठीक है, तो डायनेमिक केबल का मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन से 19-20% के रहते हैं, अभी भी वही हैं। इनको क्यों मार्जिन में कंप्रेशन नहीं आया, बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा है, जैसे KEI है और पॉलीकैब है, वो क्या करती है, जाके कस्टमर्स को भी, हम जैसे रिटेलर्स के लिए भी वायर्स वगैरह बनाती है, तो वहाँ पे पास ऑन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका क्या है, डायनेमिक केबल्स का सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट एंटिटीज़ हों, चाहे वो प्राइवेट एंटिटीज़ हों, जिसमें सारी मोस्टली तो उनकी पावर यूटिलिटीज़ आती हैं, तो ये सारी इंस्टीट्यूशनल सेल्स करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सेल्स जब ये करते हैं तो इनका प्राइसिंग का मैकेनिज्म फिक्स होता है। तो अगर अनटिल और अनलेस हद से ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस में, मोस्टली एल्यूमिनियम, उनके प्राइस में अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई तब की बात अलग है। लेकिन जितनी KEI और पॉलीकैप को फेस करनी पड़ी वोलेटिलिटी, उतनी ईजिली पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इसीलिए इनके मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। और ये द मैनेजमेंट साउंडेड फेयरली कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग मार्जिन्स एट EBITDA मार्जिन्स एट
10 to 10.5% इन द फोर्सेबल फ्यूचर, बढ़ेंगे भी नहीं तो घटेंगे भी नहीं। और इनका अगेन प्राइस डिस्कवरी, जो इनकी प्राइस मैकेनिज्म है वो फिक्स रहता है, तो रिस्क भी नहीं है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे थोड़ा अच्छी लगती है कंपनी। अब थोड़ा इसकी और बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट मिक्स आप अपने देखेंगे और कस्टमर मिक्स आप अपने में देखेंगे, तो आप देखेंगे सिर्फ पहले प्रोडक्ट मिक्स को देखो। FY20, FY21 और FY24 सबका दिया हुआ है। तो हाई वोल्टेज केबल आप देखो 58.9%। FY24 की अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो हाई वोल्टेज का जो पोर्टफोलियो है हाई वोल्टेज केबल्स का, वो 58.9% था, विच इज़ अ गुड साइन। और जो लो वोल्टेज है उसका 29.8% था। बाकी रेलवे सिग्नलिंग केबल्स का 2.7 था सिर्फ, और कंडक्टर्स का 8.5। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको चारों सेगमेंट इस बिजनेस के समझने पड़ेंगे। कस्टमर मिक्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट से भी 23% का आता है FY24 में, आप देखें। प्राइवेट से 64 का आता है, और एक्सपोर्ट 12% का है। तो जो इनफैक्ट इनकी ऑर्डर बुक है 595 CR की, उसमें 80 करोड़ का भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर है। और एक और चीज़ मुझे बतानी है कि जैसे इंडो काउंट का भी रिजल्ट आया, बहुत ही ख़राब रिजल्ट रहा था, 1% का ग्रोथ है, हार्डली कोई ग्रोथ है बेसिकली। तो मुझे लगा कि उसका ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, फिर मुझे लगा यार पूरा आधा घंटा एक कंपनी के ऊपर ख़राब क्यों करना है जिसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया है। तो आप अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता है, अगर आप बहुत सारे लोग जो ऑडियंस है मेरी ऐसा है जिसको इंडो काउंट का पूरा डिटेल में देखना है Q2 का, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कमेंट आए इंडो काउंट के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो फिर बना ही लूँगा। अदरवाइज़ मतलब एक पूरा आधा घंटा उसके अच्छा मैं किसी और कंपनी को आके डिस्कस करूँगा। मैं ये प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करो वीडियो चलेगा। मैंने आपसे बहुत ही लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैं बोलता भी नहीं हूँ, कमेंट में इसीलिए कहता हूँ कि कुछ मुझसे मिस हो गया है, तो आपके आके मैं आपको वो कमेंट में आपको क्लियर कर दूँ डाउट। तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मन मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऑब्वियसली एट द एंड आप लोगों को अगर बनाना होगा तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। बट बेसिकली उसमें क्या हुआ था, अगर मोटा माटी में बात करूँ, फ्रेट इश्यूज़ आ रहे हैं, कंटेनर अनअवेलेबिलिटी के, और शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या सिर्फ इंडो काउंट को फेस करना पड़ रहा है? नहीं, ये वेल्सपन लिविंग को भी फेस करना पड़ा। उनका कॉन कॉल में भी सेम मैनेजमेंट कॉमेंट्री है, टेक्सटाइल कंपनी दोनों। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ जो एक्सपोर्ट करती है, जैसे ADF फूड्स को भी अगर आप देखेंगे तो उसका भी मैनेजमेंट कॉमेंट्री यही है कि दिक्कत है एक्सपोर्ट में। फिर आप चाहे अपार को मैंने बताया, अपार को भी सेम इशू आया कि एक्सपोर्ट में दिक्कत है तो है। अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है, या केबलिंग इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है, या फिर कोई FMCG कंपनी आपका चावल बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, या कुछ भी एक्सपोर्ट कर रही है। अगर एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है कंटेनर अनअवेलेबिलिटी में, या फ्रेट इशू रेट्स आपके बढ़ गए हैं, तो वो पूरी इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करेगा, ना कि सिर्फ सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज़ को। तो इंडो काउंट का इसको आप कह सकते हैं वन ऑफ, बिकॉज पिछला रिजल्ट अच्छा रहा था। Q3 में देखना पड़ेगा, जब एक्सपोर्ट का जो ये मामला ठीक हो जाएगा, कंटेनर अनअवेलेबिलिटी का इशू ठीक हो जाएगा, और फ्रेट रेट्स ठीक हो जाएंगे, तो इंडो काउंट शुड डू बेटर। ये तो मुझे लगता है, बिकॉज एवरीथिंग द कंपनी इज डूइंग इज़ इन द राइट डायरेक्शन। तो ठीक है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे उसके, वरना उससे अच्छा तो मैं किसी और कंपनी को डिस्कस करूँ जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। ठीक है, अभी बेसिकली मैंने आपको बता दिया, इसके ज़्यादा कुछ दिखाने के हैं नहीं। सुनने का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंसाइट्स आपको मिलेंगी पूरे ट्रांसमिशन सेक्टर के ऊपर, और पर्टिकुलरली केबलिंग सेक्टर के ऊपर। अभी तो आपको ये देखना है कि H1 में इन्होंने कैसा ग्रो किया। H1 में इनका बहुत ही फैंटास्टिक ग्रोथ रहा है। अगर मैं देखूँ H1 मतलब Q1 और Q2 कंबाइंड, तो 32% से सेल्स बढ़ा है, EBITDA बढ़ा है 35% से, और पैट बढ़ा है 54% से। तो क्लियरली हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इस कंपनी को, और सारे फिगर्स आर फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। और दैट्स वाई आई वॉज शॉक्ड कि 7% क्यों ही गिरा होगा स्टॉक। बट हो जाता है यार, नो मैटर हाउ गुड योर कंपनी इज़, ये 7, 8, 10, 20% का करेक्शन तो कभी भी आ सकता है स्टॉक में। बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मुझे लगता है अभी ये धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग हो रहा है वैल्यूएशंस वाइज भी, बट थोड़ा बहुत बात लास्ट में वैल्यूएशंस की कर लेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया, सिग्नलिंग केबल्स इन्होंने इतना रेस किया था, ग्रोथ। इनका प्लान क्या है आगे कि सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए भी केबल्स बनाएंगे और वहाँ पे टारगेट करेंगे। तो इन्होंने अभी सिर्फ बताया है, इंडिकेट किया है, कोई प्लान शेयर नहीं किया है, कुछ डिटेल में कोई भी इन्होंने कुछ आके बताया नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसे भी देखता हूँ ना कि जो बकवास कंपनीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ नहीं होती हैं, बस वो कह देती हैं कि मैं सेमीकंडक्टर को सेक्टर को केटर करने के लिए ये निकाल रहा हूँ, प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, सर्विस निकाल रहा हूँ, या डेटा सेंटर के लिए प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, सर्विस निकाल रहा हूँ। तो इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि अरे यार स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अनटिल और अनलेस कोई डिटेल्ड प्लान कंपनी आपके साथ शेयर कर रही है, या फिर
उसका एक्चुअली में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है, तब तक आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है कि बस जस्ट बिकॉज द मैनेजमेंट हैज़ सेट दीज टू वर्ड्स सेमी कंडक्टर एंड डेटा सेंटर डजेंट गारंटी सक्सेस। ठीक है, तो अभी इनफैक्ट रीन्यूएबल में भी कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। इन्होंने प्रोडक्ट निकाला, अप्रूव हो गया, BIS सर्टिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो चला नहीं, जब तक उस प्रोडक्ट से सेल्स नहीं आई, बिकॉज हो सकता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, क्लाइंट्स को एक्वायर नहीं कर पा रहा है, तो अगेन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक सेल्स नहीं आई। आपका कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, अगर सेल्स नहीं आ रही हैं तो आपका स्टॉक नहीं बढ़ेगा। ये बहुत बेसिक बात है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जस्ट बिकॉज कोई कंपनी आके बड़े बड़े नाम ले रही है, आपको बहना नहीं है उस चीज़ में। अब ग्रॉस ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया। वर्किंग कैपिटल का मेरे को थोड़ा इसका रिस्क फैक्टर भी बिल्कुल मैं हमेशा हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ये एक सेम पैटर्न होता है, पहले मैं बिजनेस मॉडल बताता हूँ, फिर रिजल्ट बताता हूँ, फिर अच्छे पॉइंट्स बताता हूँ, फिर रिस्क फैक्टर बताता हूँ, फिर वैल्यूएशंस बताता हूँ, और यही मैं हर वीडियोज़ में कोशिश करता हूँ कि यही फॉलो करूँ। तो इसका रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाते हैं इधर उधर पॉइंट्स, बट ठीक है यार, सारा कुछ अनस्क्रिप्टेड होता है। एक बार एक फ्लो में मुझे पूरा वीडियो बनाना होता है, नो एडिटिंग एंड ऑल। एडिटिंग के टाइम पे मैं सिर्फ फ़ोटोज़ डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, देखने में समझ ईजीली आए बेसिकली, वरना ऐसा कोई कट वट नहीं होता है इसमें। तो वर्किंग कैपिटल अगर मैं आपको बताऊं तो 100 दिन की है। अब 100 दिन की तो ज़्यादा है यार वर्किंग कैपिटल, बट हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी सेल इंस्टीट्यूशन में करते हैं। तो कोशिश करें, मतलब मुझे लग नहीं रहा है, बिकॉज कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग नहीं रहा है मैनेजमेंट 100 दिन से वर्किंग कैपिटल को नीचे लाने में। तो अगर 100 दिन की आपकी वर्किंग कैपिटल है तो मतलब 100 दिन का आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा हमेशा हाथ में चाहिए। और तो उसको लिए फिर आपको या तो इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी बार बार, या तो आपको डेट रेज करना पड़ेगा, और या तो मतलब दो ही चीज़ हो सकती हैं। तो इसीलिए आपका पैसा फंसा रहेगा, 100 दिन का पैसा आपका फंसा रहेगा बिजनेस में। वर्किंग कैपिटल मतलब यही होता है बेसिकली। तो फिनोलेक्स और अपार सोलार वाली केबल्स बनाती हैं, सोलार पावर, सोलार डीसी सोलार केबल्स बनाती हैं। मार्केट साइज अकॉर्डिंग टू दिस मैनेजमेंट इज़ अराउंड 1500 to 2000 करोड़। तो अब आपको देखना है, क्योंकि फिनोलेक्स का भी आप अगर लास्ट वाली कॉन कॉल पढ़ेंगे या अर्निंग्स कॉल, मुझे ज़्यादा अच्छा बेटर वर्ड लगता है कॉन कॉल से अच्छा अर्निंग्स कॉल, अगर आप Q1 FY25 की फिनोलेक्स की देखेंगे तो उन्होंने भी यही कहा है कि इनके आई थिंक रुड़की वाले प्लांट में ई बीम टेक्नोलॉजी आ गई है, और वो बस AERB जो एटॉमिक एनर्जी बोर्ड है उसका वेट कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, जब आप ई बीम से सोलार केबल्स बनाते हैं तो आपका जो पॉलीमर्स है, जिससे आपको शीथिंग करनी है, बाहर की कोटिंग बनानी है केबल के बाहर की, बिकॉज केबल के बाहर केबल तभी कहलाती है जब उसमें शीथिंग हो, एक कोटिंग हो बाहर की। तो या तो आप क्रॉस लिंक पॉलीएथाइलिन यूज़ करेंगे या जो पॉलीमर्स यूज़ करेंगे। अब पॉलीमर्स किससे बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। तो ई बीम टेक्नोलॉजी में इरेडिएशन होता है, उसमें क्या होता है, ई बीम से आपके ना दो अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स को उसके बीच से ई बीम दौड़ाई जाती है। बहुत लेमैन और बहुत देसी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें C बीच का मॉलिक्यूल C है, और एक H हाइड्रोजन जुड़ा है, एक और H जुड़ा है। तो हाइड्रोजन और कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड वीक होता है, फिर दूसरा भी होगा उसमें हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल, उसमें भी C बीच में होगा कार्बन, और H उसके एजेस में होंगे, हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ होगा। तो आपस में इंडिविजुअली अगर मैं देखूँ तो C और H काफ़ी हल्के से जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो जब हम इरेडिएशन के थ्रू या फिर ई बीम को दौड़ाते हैं बीच से, उसको शूट करते हैं, या फिर जैसे जो भी इसका प्रोसेस होता है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट जाते हैं, और जो कार्बन और कार्बन इंडिविजुअली बॉन्ड थे हाइड्रोकार्बन्स में, वो आपस में क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ इस वजह से बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो हाई रेजिस्टेंस, आप कुछ भी उनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, कितना गर्म हो, ठंडा हो, बरसात हो, सूखा हो, वो हर मौसम में फिर वो जो केबल की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हर मौसम में वो टिक जाती है। तो इसीलिए ई बीम टेक्नोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी ने ये नहीं बताया, थोड़ा छुपा के रखा हुआ है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से ये सोलार केबल बनाते हैं, बट आई एम गेसिंग इट्स ई बीम, बिकॉज ई बीम अभी काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। फिनोलेक्स भी वही बना रही है, तो हाउ कैन दिस बी वेरी मच डिफरेंट, बट आई एम नॉट श्योर कि कौन सी टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहे हैं। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इस कंपनी में दूसरी ये लगी कि जैसे मैंने अपार के केस में तो क्लियरली आपको बताया था कि उनका एक्सपोर्ट जो था वो आधे पे आ गया है इस बारी, इस क्वार्टर में, कंपेयर टू Q2 FY24। और इस वजह से अपार के केस में क्या हुआ कि
उनका मार्जिन्स बहुत कम हो गए। क्यों? क्योंकि उस केस में मैंने आपको सीधा सीधा समझाया था भैया कि जितना भी आपका केबल या फिर जितना भी आपका कंडक्टर हो, ट्रांसफार्मर ऑयल हो, कुछ भी हो, अगर वो आप एक्सपोर्ट मार्केट में डाल रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, तो आपको मार्जिन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जैसे उनका एक्सपोर्ट आधे पे आ गया तो उनके मार्जिन्स भी श्रिंक हुए। लेकिन डायनेमिक केबल की बात ऐसी है कि ये एक्सपोर्ट भी जो कर रहे हैं और जो डोमेस्टिक में भी भेज रहे हैं, तो खास डिफरेंस इनके मार्जिन्स में नहीं है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे इनसाइट अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी, तो इसलिए मैंने आपको भी शेयर कर दी है। बाकी 10 करोड़ का कैश इनके बुक्स पे पड़ा है, लेकिन अभी ये आई थिंक 2-3 क्वार्टर्स में ये थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट केपेक्स के लिए भी सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगले साल के लिए जो ये केपेक्स कर रहे हैं, जो Q2 FY26 में लॉन्च होगा, जो कमीशन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, वो 1 साल और संभाल सकता है इस कंपनी की सेल्स। लेकिन उसके बाद कंपनी को एक मीनिंगफुल केपेक्स करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। बाकी हो गया फाइनेंस कॉस्ट में। कंपनी का कहना है कि हम और डिस्कशन कर सकते हैं अपने डेटर्स के साथ, जो भी जिस लेंडर्स के साथ, कि थोड़ा बहुत और हमारे कम कर दो, क्योंकि रेटिंग भी इनकी शायद अच्छी हो जाएगी और इनके पास ऑलरेडी और कैश आ रखा है, तो शायद 10-15% का और रिडक्शन अपनी फाइनेंस कॉस्ट में करेंगे। तो वो भी एक अच्छा रहेगा, वो सारा का सारा पैसा बचेगा आपका पैट में आके। बाकी केबल प्लांट्स होते फंजिबल हैं, इनको कोई, फंजिबल मीन्स आप सेम प्लांट से आप सोलार केबल भी बना सकते हैं, आप आर्मर्ड केबल भी बना सकते हैं, आप सेमीकंडक्टर की भी बना सकते हैं और डेटा सेंटर की भी बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जब सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर में जाएंगे तो इनको अलग अलग प्लांट बिठाने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस इनका प्लान ही हो कि यार सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर के लिए हमें अलग कैपेसिटी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जगह नहीं है। वो अगर रीज़न होगा तो अलग बात है, बट अदरवाइज दीज केबल प्लांट्स आर फंजिबल इन नेचर, बिकॉज ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें यही है। बाकी मैंने टेलविंड्स का आपको बताया, आपको स्किपर जाके देख लेना, स्किपर वाली वीडियो, उसमें और अच्छे से मैंने सब कुछ बताया है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में कितना खर्चा होने वाला है, और जो ओवरहेड कंडक्टर्स हैं कई जगह पे वो अंडरग्राउंड केबल से रिप्लेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज बेसिकली। और कई जगह तो क्या होता है कि ओवरहेड कंडक्टर्स हम यूज़ नहीं कर सकते। ओवरहेड कंडक्टर्स मतलब वो बड़े बड़े जो लेटेस्ट टावर्स होते हैं, जो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा इंसान खड़ा है, दूर से आप देखोगे पहाड़ों में जो होते हैं बड़े बड़े, या फिर कहीं पे भी होते हैं जो बड़े बड़े, तो उससे जो लटक के जाता है वो होता है कंडक्टर। वो आपको समझना है, जिससे उसके नीचे आप खड़े होंगे तो आपको आवाज़ भी आती है, बिजली को जब बिजली ट्रैवल करती है उससे जूं करके एक आवाज़ भी आती है, तो वो होता है कंडक्टर्स। कई जगह पे इट्स इम्पॉसिबल टू प्लेस दोज कंडक्टर्स। उस केस में क्या होता है कि आपको केबल की ज़रूरत है, अंडरग्राउंड केबल की ज़रूरत है, तो वो सब ये बनाती है। बाकी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वोल्टेज इज़ इंक्रीजिंग, ये सब तो मैंने आपको बताया है, स्किपर वाले में भी डिस्कस किया है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सेक्टर टेलविंड्स हैं आगे। मुझे इंडस्ट्री जब मैनेजमेंट आके कह रहा है कि इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 14-16% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो हम एज्यूम कर सकते हैं, अगर हमको एक कैलकुलेटेड बेट लेनी है, कि जो डायनेमिक केबल है जिसका साइज़ छोटा है, अगर इंडस्ट्री 14 से 16% ग्रो कर रही है, तो इसको 20% ग्रो करने से 18-20% ग्रो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वही थीसिस मेरा रहेगा। रिस्क मैंने आपको शेयर कर दिए हैं क्या क्या है। एक तो प्योर इंस्टीट्यूशनल बेस्ड बिजनेस है, प्राइसिंग का कोई इसके पास लीवर नहीं है, मार्जिन यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो सकते हैं। तो एक ही चीज़ इसे बचा सकती है, वो है वॉल्यूम का साथ ग्रो करना। जितना ज़्यादा ये सेल करेगी उतना ज़्यादा ये प्रॉफिट कमाएगी, बिकॉज मार्जिन्स इसके बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं होने वाले हैं। और सेल्स कब करेगी? जब ये केपेक्स करेगी। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये अच्छे से पैसे को मैनेज, कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाए, तो आगे जाके इनको बड़ा केपेक्स करने की ज़रूरत है। उसके बिना सेल्स नहीं आएगा। अगले 2 साल तक सेल्स आएगा जितना ये केपेक्स कर रहे हैं, उसके बाद इनको केपेक्स करने का बहुत ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ऑर्डर बुक भी अच्छी है, 600 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो विजिबिलिटी वो भी 6 से 7-9 महीने में इनको डिलीवर करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि H2 विल बी बेटर देन H1, और H1 भी अच्छा रहा है तो H2 सोचो कितना अच्छा रहेगा। और ये होता है केबलिंग इंडस्ट्री में, H2 थोड़ा बढ़िया ही होता है, क्योंकि H1 में तो आपका एक दूसरा क्वार्टर मानसून में ही चला जाता है हमेशा से। ये देखेंगे आप, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है जहाँ पे ऐसे EPC का काम होता है। तो आपको इस हिसाब से देखना है। वैल्यूएशंस वाइज यार, परसों ये स्टॉक गिरा है 10%, तो अभी ये धीरे धीरे अट्रैक्टिव वाले कैटेगरी में हो रहा है। इनफैक्ट फ्रेश एंट्री वाले के लिए भी अभी नहीं है, फ्रेश एंट्री का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपको कल और मे बी किसी भी रीज़न से कल परसों 10-15 दिन में अगर ये अच्छा खासा और गिर जाता है यहाँ से 40 के नीचे, आई थिंक इट शुड बी अट्रैक्टिव। बट अगेन
यू शुड रीड बिटवीन द लाइंस, मैं यहाँ पे आके सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। और जिसके पास है तो आई डोंट थिंक कोई ऐसी सच प्रॉब्लम है अभी होल्ड करके रखा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। मैं वैसे सामी आज डिस्कस करने वाला था, सामी होटल्स को, बट द प्रॉब्लम इज़ कि फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ जब मैंने देखा, मुझे लगा उनकी कॉन कॉल कल हो जाएगी, आज होगी, लेकिन उनकी जो अर्निंग्स कॉल है वो है मंडे को। अब मंडे को शाम को होगी तो फिर मैं पढ़ूंगा तो उसका ट्यूसडे में बनेगा उसका वीडियो। लेकिन ओवरऑल मुझे जितना मैंने प्रेजेंटेशन देखा सामी के रिजल्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। रेव पार वगैरह उनका बहुत अच्छे से बढ़ा है। तो अगर आपको उसका टेंशन है कि यार सामी का वीडियो नहीं बनाया, हमें क्या करना चाहिए, जस्ट सेट टाइट, इतना मैं बोलूँगा। बाकी तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो वीडियो में ही बताऊंगा। इंडो काउंट का मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है, नहीं रह पा रहे हो इंडो काउंट के एनालिसिस के बिना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कमेंट आए, 10 कमेंट आ गए तो मैं बनाऊंगा यार, 8-9 कमेंट्स पे तो मैं नहीं बना पाऊंगा। उससे अच्छा मैं सामी और अच्छी कंपनीज़ को डिस्कस करूंगा, जो मुझे जैसे सिलचार है, वो भी ट्रांसफॉर्मर में है, उसको भी सबको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना सारा टेल विंड है सारे सेक्टर में। ट्रांसफॉर्मर कंपनीज आप देखोगे 250, 200, 150 के पीई में है। तो जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं मैं उनको चुन रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा तो ग्रोथ आएगा यार, थोड़ा तो बचा हुआ है। तो इस इंडो काउंट से अच्छा मैं वो डिस्कस ना करूँ। इंडो काउंट तो मैंने 2 बारी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो वो आप तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।